भाई मैं तो यार एक ही ग्रुप दूंगा यार। एक ग्रुप में ना थोड़ा कंफर्टेबल रहती है लाइफ आराम से। ओ नहीं नहीं यार, मेरे एक भैया थे, उन्होंने फाउंडेशन के बाद दोनों ग्रुप दिए। इंटर में भी रैंक आया, बिग फोर में ट्रेनिंग की, फाइनल में भी वो बहुत अच्छा रहे थे, बिग फोर में ही प्लेस हो गए। ओ नहीं भाई नहीं, मेरे एक भैया थे, उनका क्या हुआ, वो 95% थे उसमें, प्लस टू में, इस फाउंडेशन में भी बहुत अच्छे रहे, दोनों ग्रुप दिए, दोनों में बुरी तरह फेल हो गए थे। भाई एक ही देना चाहिए। नहीं नहीं यार, मैं तो दो ग्रुप ही दूंगा। नहीं भाई, मैं तो एक ही दूंगा। अगर ऐसी बातें आपको तंग कर रही हैं, अगर आपको ऐसी बातें तंग कर रही हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद एक बच्चे के मन में अक्सर ये डाउट आता है कि यार वो एक ग्रुप के लिए जाए या दोनों ग्रुप दे। अक्सर ये डाउट आता है, तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है राइट स्ट्रेटेजी। हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप दो ग्रुप दे दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप एक ही ग्रुप दो। हम आपको सिर्फ इसके बारे में बताएंगे कि एक ग्रुप वाले की ज़िंदगी कैसी होती है, और जो भाई दोनों ग्रुप दे देता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, ताकि आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया रहे। ठीक है ना? हमारा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आओ बेटा दोनों ग्रुप दे दो और हमारे पास ही ज्वाइन कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके पीछे ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। चलो बात शुरू करते हैं। सर देखिए, जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, नॉर्मली नॉर्मली जिस तरह रिजल्ट आता है, तो उसमें आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है। जैसे अगर हम नवंबर की बात करें, नवंबर में मान लीजिए फाउंडेशन दी, तो फरवरी से बंदा अपनी तैयारी शुरू कर देता। ठीक है ना? और नवंबर अटेम्प्ट फिर उसकी बनती है आगे फिर। ठीक है? अब थोड़ा इधर उधर हुआ आजकल, थोड़ा वो सब आप इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लें कि भाई वो फैक्टर्स एडजस्ट करने हैं आपको। तो उसमें अगर आप माउंट मंथ्स काउंट करने बैठते हैं, तो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो आपका 9 मंथ्स का ये पीरियड हो जाता है, जब हम फरवरी 1 से ही गिनते हैं इसको। ठीक है? 9 मंथ्स पीरियड आपको अच्छे तरह समझ आ रहा है कि अक्टूबर के एंड तक जा रहा हूँ मैं। नवंबर में आपके पेपर होने हैं। 1 महीना चलो कम कर दो रिजल्ट लेट हो गया या थोड़ा जैसे भी कोचिंग लेट स्टार्ट हुई या ऐदा कुछ कर दो, तो 9 मंथ्स के बजाय कितने हो गए, 8 मंथ्स। इतने तो सबके पास होते हैं। अब इसमें दो ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बात करते हैं। पहले तो अगर तैयारी करनी है तो फिर उसकी बात करते हैं कि कैसे पढ़ना होगा, कितना। एक तो डिसाइड जल्दी करना होगा। डिसाइड करने में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मैं थोड़ा सा पढ़ के देखूंगा, 3 महीने बाद डिसाइड करूंगा, बेटा फिर बहुत लेट हो जाओगे, फिर शायद डिसाइड नहीं कर पाओगे, फिर एक ही दोगे। जल्दी डिसाइड करें और ठीक टाइम पे अपना पढ़ना शुरू कर दें। अब किस तरह की लाइफ होगी अगर दो ग्रुप दिए जाते हैं, तो ज़िंदगी किस तरह की हो सकती है, उसके बारे में हम आपको बताना शुरू करते हैं। ठीक है सर? तो इसमें क्या होगा जी कि जब आप दो ग्रुप के लिए चले गए, 8 सब्जेक्ट हैं आपके, चार इधर चार इधर। पता ही यहाँ पे आपको अकाउंट्स हैं, देन उसके बाद आपका लॉ है, देन देर इज कॉस्ट इफिम कॉस्ट सॉरी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन देर इज टैक्सेशन। और इस तरफ आपके सेकंड ग्रुप में आते हैं जी एडवांस अकाउंट्स। फिर उसके बाद दो महारथी सब्जेक्ट, ये आपके हैं जी ऑडिट, फिर EIS, फिर उसके बाद जी आपका FM एंड इको। ठीक है जी, दिस इज रिगार्डिंग न्यू सिलेबस। IPCC वगैरह वो स्कीमें अब खत्म हो चुकी हैं, उसकी बात नहीं हम कर रहे। CA इंटर न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने दो ग्रुप के लिए डिसाइड कर लिया कि मैंने दोनों देने हैं, ग्रुप 1 भी देना है और ग्रुप 2 भी देना है। फिर देखिए, जो आजकल का कल्चर है, जो चल रहा होता है ना, बंदा वही कर देता है। तो इस स्टार्टिंग में मैंने वो थोड़े वो बच्चों की जिस तरह बातें चल रही है वो रखी थी थोड़ी। आज के कल्चर का मतलब ये है कि ये दो ग्रुप आप देने बैठे हैं, तो आपने देखना मार्केट में दोस्तों को, कॉलेज में या जैसे भी, सब ने सारी ट्यूशन रख ली। तो आपने भी शुरू हो जाना कि चलो मैं भी सारी ट्यूशन रख लूँ। हाँ सर, लोग ये पूरी की पूरी ट्यूशन रख लेते हैं, सारी 8 के 8 सब्जेक्ट। सर ऐसा हमने बहुत सालों से देखा। 2005 में खुद क्वालिफाई किया हूँ, अभी 2021 में हम एंटर हो चुके हैं। तो ये 16 ईयर का वर्क एक्स है इसके पीछे जो बोल रहा है, जिसने अपने सामने पता नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स को ये डिसीजन लेते देखा है कि दो ग्रुप देने हैं, और क्लियर होते भी देखे हैं और रैंक भी देखे। ट्यूशंस मोस्टली लोग सारी ही रखते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सर जो रूटीन देखा जाता था आमतौर पे फेस टू फेस बैचेस में, तो ये बच्चे सुबह 8-9 बजे घर से निकल पड़ते हैं तकरीबन तकरीबन, और शाम को भी तकरीबन इतने बजे ही घर पहुंचते हैं। पहले ये अपना कुछ ऑडिट, EIS ये कोचिंग लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ आते थे तो FM एडवांस ये पढ़ते थे। उसके बाद ये कॉस्ट का टाइम हो जाता था, फिर अकाउंट्स, फिर टैक्सेशन, देन लॉ के साथ दिन का एंड होता था तकरीबन तकरीबन। ठीक है सर? तो इसमें जो स्लॉट होता था वो सुबह 9 बजे के करीब घर से निकले होते थे और रात के 8 बजे जाके फ्री होते थे, अगर आपने सारी कोचिंग रख ली है।
अब ज़माना बदल गया है। पिछले कुछ साल में या 1 साल में तो हमने देखा कि टेक्नीक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है पढ़ने-पढ़ाने की। तो अब ये है कि कुछ कोचिंग्स आप ऑनलाइन भी लेंगे, पेन ड्राइव के ज़रिए, गूगल ड्राइव के ज़रिए या डायरेक्ट टू होम लाइव क्लासेस के ज़रिए, तो उसमें थोड़ा टाइम भी बचेगा। कि आप अपने घर पे ही बैठ के पढ़ेंगे, तो उसमें टाइम आपके पास बचेगा। कुछ कोचिंग नेचुरल है कि अब जैसे सब खुल रहा है तो लोग फेस टू फेस में भी आएँगे, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब सर कैसे मतलब कि 8 के 8 इकट्ठे सब्जेक्ट चलाने ठीक स्ट्रैटेजी है या नहीं है? सर इट डिपेंड्स बेसिकली, क्योंकि अगर आप ऐसा कहें कि आप पहले 3 महीने, 4 महीने ये फर्स्ट ग्रुप को ही करेंगे, फिर आप बचे हुए टाइम में सेकंड ग्रुप उठा लेंगे तो कर लेंगे। सर फेस टू फेस क्लासेस वाले बंदे का जो हमारे इधर का ट्रेंड है ट्राई सिटी का, ज़्यादा मैं अगर बोलूँ, उसका तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सिलेबस ही बहुत एंड तक जाते हैं, 6-6 महीने सिलेबस चलते हैं। तो वो बंदा कहाँ यार, उसको तो लगेगा ये 4 पेपर ही मेरे यार निकल जाए बहुत है, उसका तो प्लान खत्म हो जाएगा। जो सोचेगा कि मैं ग्रुप 1 अब एंड करके फिर ग्रुप 2 की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तब है कि अगर आप पेन ड्राइव या कोई और ऐसी क्लासेस कर रहे हैं जहाँ 2-2 3-3 घंटे की रोज की क्लास होती है और काफ़ी कवर करवा दिया जाता है और 3 महीने में ही 60-70 क्लासेस में ही सिलेबस खत्म। इवन इन दैट केस मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। एक ग्रुप खत्म कर दिया फिर अगला ग्रुप पढ़ूंगा भैया, फिर तू जो 3 महीने अगला ग्रुप पढ़ता रहेगा फिर 2 महीने बाद तेरे को पिछला ग्रुप याद ही नहीं आना। ना, ऐसे नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट आपने कोचिंग लेनी है कि नहीं, क्योंकि कोचिंग की किसी तरह की प्रमोशन नहीं है ये। अगर मान लीजिए आपने सारी सब्जेक्ट कोचिंग लेनी है, क्योंकि मेजॉरिटी चाहे मैं कहूँ ना कहूँ 70% से ज़्यादा लोगों ने तो ये करना ही है। मेरे से लो कोचिंग या जहाँ मर्जी से लो, बट होना तो यही है ना कि सबने सारे ही सब्जेक्ट की कोचिंग तकरीबन लेनी होती है। तो उसमें अब जो ये स्ट्रैटेजी है लोगों की कि पहले कोचिंग को ही खत्म करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चलें, तो आपका दिन कैसा होगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कैसे होने वाला है अगर आपने दोनों ग्रुप देने हैं। तो सर देखिए, मिनिमम भी लगा के चलिए कि अगर आपकी 8 क्लासेस चल रही हैं जिस तरह की बच्चों की चलती थी। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि अलग मैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये हुआ है, ऐसा होता रहा है। 8 क्लासेस दिन की चल रही हैं। तो आपके तकरीबन 12 घंटे तो इसमें चले ही जाने हैं। ठीक है ना? वो सुबह वाला रूटीन मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने घर जाना है, आपके पास बचने हैं 12 घंटे। उसमें आपने, चलो यार, ये 12 बच्चे ज़्यादा डर जाएँगे, 10 प्लस तो जाएगा ही यार, इतना तो चला जाता था। बाकी आप ऑनलाइन में थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, अल्टरनेट डे पे लगा ली क्लास, जो आप रिकॉर्डेड कुछ देख रहे हैं, जिस तरह भी, वो भी मैं बात करूँगा। तो बचे हुए टाइम में सर फिर वो लोग कैसे करते थे? क्योंकि उन लोगों ने रैंक तक लिए, तो नेचुरल है वो कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं थे, मैनेज करते ही होंगे। सर बचे हुए टाइम में उन्हें यही सलाह दी जाती थी कि देखिए इसमें 8 घंटे तो आपके सोने के, खाने के, नहाने के, वो सब 8 घंटे ही हैं भाई, ठीक है? और जो बचे हैं 4 घंटे, उसमें ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें सम करवाए जा रहे हैं, न्यूमेरिक्स कराए जा रहे हैं, वो तो बेटा आपको रोज़ के रोज़ करने ही होते हैं, तो घर आके वो करना होगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस तो आपको देखने होंगे। और थ्योरी में ना लोग मैनेज कर लेते होते हैं कि थ्योरी वाले अब सब्जेक्ट ऐसे रोज़ 12 घंटे कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ऐसा रखो कि जैसे अल्टरनेट डे पे हो, ताकि आपका कोचिंग का टाइम थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए। खास तौर पे ऑडिट और ईआईएस, इसमें तो ज़्यादा चलता ही ऑल्टरनेट है। मतलब आप अपने कोचिंग के टाइम को अगर किसी तरह 10 आवर्स पे या लेस देन 10 आवर्स पे ले आएँ, किसी भी मोड में अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या फेस टू फेस है, 8 के 8 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं जिसमें से 2-3 सब्जेक्ट की क्लास ऑल्टरनेट डे पे होती है, मैनेज हो रहा है, तो फिर आपका थोड़ा-सा ये वाला टाइम जो 4 घंटे बच रहे थे, बेटर बचेगा। और इसमें पहला आपका प्राइमरी ड्यूटी बनेगा, जो कोचिंग में खास तौर पे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पीछे रह गए ना, तो कोप अप नहीं कर पाओगे कभी भी। उसका होमवर्क निपटा लो। ज़्यादातर होमवर्क उधर निपटा लो आप 4 घंटे में से। इसमें चाहे आपके 3 घंटे चले जाते हैं उसमें या ढाई घंटे चले जाते हैं। प्लस इफ यू आर अंडर दिस स्कीम तो आपके पास यहाँ 2 घंटे ज़्यादा भी होंगे, ठीक है ना? बाकी जो बचा हुआ टाइम है, उसके अंदर बेटा जी आप अपनी थ्योरी, जैसे लॉ, टैक्सेशन की कोई प्रोविजन कराई गई है, जीएसटी की आज बात हुई है, ईएएस के पॉइंट याद करने के लिए कहा गया है, ऑडिट वाले सर ने बताया है, तो वो सब रिवाइज करो। उनमें हल्की रिवीजन ही चाहिए होती है और क्लासेस को पूरे अच्छी कंसंट्रेशन से लगाओ, वहाँ अच्छी तरह से पढ़ के आओ, ठीक है? और कोचिंग ऐसी लो, मतलब कि ये सारा जो हिसाब किताब है ना, ये सारा 5 मंथ्स या अब मैक्सिमम 6 मंथ्स में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम आखिरी 2 महीने, कम से कम आखिरी 2 महीने आप टोटली फ्री हो, कोचिंग ना हो आपकी। उसमें आप अपनी रिविजन्स, टेस्ट सीरीज़ ऐसी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है? लाइफ़ सर ऐसी होगी। हाँ, ये अब मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि यार भाई तुम दिन में बस 5-6 घंटे ही तुम्हारी कोचिंग चलेगी तो हो जाएगा। नहीं, नहीं, थोड़ा
इससे ज़्यादा ही चलेगी। जे आप इसको काफ़ी सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट बेसिस पे भी लगाने की कोशिश करेंगे या अपने हिसाब से कि चलो इस हफ्ते मैं ईआईएस देख लेता हूँ, अगले हफ्ते मैं ऑडिट के सुन लूँगा, अगले हफ्ते मैं लॉ देख लूँगा, इस तरह की कुछ प्लानिंग भी करेंगे तब भी आपको बेटा मान के चलिए कम से कम 8 घंटे की क्लासेस तो लगानी पड़ेगी। इससे कम में बात नहीं बनेगी, सिलेबस बहुत एंड तक चला जाएगा आपका, दिक्कत होने वाली है। तो सर ये ऐसा हो जाता है मतलब कि हाँ जी सर, लोगों ने ज़िंदगी जी है आपसे पहले, बहुत लोग कर गए यार, कोई नए नहीं, आप कोई नया नहीं है कि आप पहली बार करोगे, बहुत लोगों ने किया है ऐसा, बहुत ज़्यादा लोगों ने, ठीक है, रैंक तक लिए लोगों ने। फिर जब कोचिंग चल रही होती है ना, जब आप 2 ग्रुप दे रहे होते हैं, ये इतना टफ सा शेड्यूल हो जाता है आपका, पहले ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत होते थे, व्हिच यू कैन मैनेज नाउ, ठीक है ना? तो लोग ना थोड़े टूट जाते हैं, उन्हें लगता है यार हम ऐसे ही बस रोज़ उठ के आई जा रहे हैं, काम हम कर नहीं पा रहे हैं, तो होएगा नहीं। अब जो वहाँ टूट जाएगा उन क्लासेस स्किप भी करनी शुरू कर देता है। कोचिंग पे आते हैं, माँ-बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, नीचे खड़े रहते हैं, घूमने चले जाते हैं मॉल्स वगैरह में, इधर-उधर हो जाते हैं। अगर वो काम करने हैं, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, आप 2 ग्रुप ना दो। आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा, आपको पता है यार कि मेरे को एक-एक चीज़ डिटेल में करनी है, मेरे को एक-एक चीज़ के साथ बराबर रहना है। मैं थोड़ा-सा भी लैग करता हूँ तो मैं पैनिक कर जाता हूँ, टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ। बेटा 2 ग्रुप ना दो, मैं कह रहा हूँ। 1 ग्रुप दे लो, शांति से होगा। 1 ग्रुप वाली ज़िंदगी की बात भी आगे हम करने वाले हैं। उसकी बात भी अभी-अभी हम करेंगे। ठीक है? अगर तो आप पैनिक-पुनिक नहीं होंगे और देखेंगे कि यार देख जो भी चल रहा है, सारी चीज़ें मेरे को मोर देन 70-80% मैं इन टच हूँ ही। बेस मैंने बना रखी है, किसी भी चीज़ में मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, ठीक है? फिर मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स जल्दी भी कवर हो जाते हैं। थ्योरी की क्लासेस इतने 6-6 महीने नहीं चलती होती, वो पहले खत्म हो जाती हैं। और अगर आपने ऑनलाइन कोई पेन ड्राइव, पुन ड्राइव इस तरह का सिस्टम मंगवाया है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की 60-70 क्लासेस होंगी। तो उसमें अगर आपने महीने में 10 क्लासेस का भी टारगेट रखा, अपने एंड पे कवर करने का अच्छी तरह, तो आप बड़े अच्छे से उसे मैनेज कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मिनिमम 8 आवर्स टू 10 आवर्स की कोचिंग आपकी हो जाएगी रोज़ की। उसके बाद आपको मोटिवेटेड रहना है कि बेटा मैंने सेल्फ स्टडी भी करनी है, मैंने रिवाइज़ भी करना है जो उन क्लासेस में हुआ है। अगर ये आप कर पाए, जो डेफ़िनेटली सोच समझ के उतरे इसमें, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि 2 ग्रुप इकट्ठे क्लियर नहीं हो सकते। हम सब ने किए हैं यार, मैंने भी किए हैं, इंटर के दोनों सिंगल शॉट, फाइनल के भी किए हैं। लोगों ने रैंक तक भी लिए हैं, ठीक है जी? तो भाई पॉसिबल तो सब होता है। अब इसमें कोई कह दे नहीं जी बस 4 घंटे की स्टडी थी, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी थी, 4 घंटे क्लासेस, 2 घंटे मैं खुद और मैं रैंक ले गया, वो गप्पे मारते हैं बेटा। वो गप्पे होती हैं। जब हो सब गया तब जो मर्ज़ी बोल दो। जब कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि हो क्या रहा है। ठीक है? तो इसलिए ये एक मैंने थोड़ा-सा आपको आइडिया दे दिया कि सर इस तरह की थोड़ी ज़िंदगी चलेगी। कम से कम 4 महीने तो इस तरह जीना पड़ेगा आपको। मतलब क्लासेस बहुत लगानी पड़ेंगी। उसके बाद थोड़ी सँभलेगी, फिर आप रिवाइज़-रिवाइज़ करते जाएँगे। हाँ, और सर मतलब कि और क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं या किन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? देखिए, एक तो अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी होगी। नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं। हमेशा पॉज़िटिव कि होगा, 100% होगा, होगा, होगा। दोनों ग्रुप क्लियर होगा। पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं, तब तक नेचुरल है, कुछ अचीव भी नहीं होना। मतलब सोच यही है कि हो ही नहीं सकते, फिर क्यों उठ के यार 2-2 क्लास ग्रुप की क्लासें लगाई जा रहे हो, घूमी जा रहे हो। आराम से एक ग्रुप वाली ज़िंदगी जियो ना, जो अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। सर अब इतना कोई ख़ास बात क्या है? मतलब ये 2 ग्रुप जिहड़े हैं, ये क्या मतलब कि इसमें क्या हो जाता है कि 2 ग्रुप जो इकट्ठे दे लो? सर काफ़ी एडवांटेजेस हैं, काफ़ी एडवांटेजेस हैं। अब कई लोग उसमें लंबे-लंबे लेक्चर बहुत चीज़ें बताते हैं कि 2 ग्रुप का ये मैं सिंपल शॉर्ट रखूँगा। सर पहला तो ये है, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग। मैं लाइफ में जब भी आगे आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड रखेंगे किसी के सामने भी, 2 ग्रुप सिंगल शॉट इंटर, 2 ग्रुप सिंगल शॉट फाइनल, अचीवमेंट वाली फीलिंग। दूसरा फ़ायदा, ट्रेनिंग अच्छी जगह से हो जाएगी। जो बिग 4 के आप ड्रीम देखते हैं, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, अर्नेस्ट एंड यंग, ई एंड वाई, देन उसके बाद फिर और भी अच्छी फर्म्स हैं जो टॉप 20 में देखें तो बहुत अच्छी फर्म्स हैं। तो इन सब के नखरे हैं बेटा। ये ऐसे ही किसी को भी अपने यहाँ ट्रेनिंग में नहीं बुला लेते। ये कहते हैं कि बेटा दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। फिर इंटरव्यू भी काफ़ी सख्त है इनका। पर्सनैलिटी भी चाहिए, मैनर्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, ठीक है? बट अगर आपके दोनों ग्रुप क्लियर ही नहीं है, फिर तो एलिजिबिलिटी ही नॉर्मली नहीं बनेगी वहाँ इंटरव्यू देने की। अनलेस आप बहुत बड़े सिफारशी हो, फिर तो इंडिया में कुछ भी हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है ना? तो एक रास्ता खुलता है कि अच्छी जगह से ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोज़र,
फिर अगर वहाँ बड़ी-बड़ी फर्मों में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि भैया कल को फाइनल क्लियर करते वहाँ अच्छी नौकरी भी मिलनी है सीधे ही, ठीक है? ये ए ग्रुप देने वाला थोड़ा इसमें पीछे रह जाएगा, उसको नॉर्मली मिड साइज़ फर्म में ही काम करना पड़ेगा, वो भी कुछ बुरा नहीं होता। बट अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, आप अपने आप को बड़ी-बड़ी कंपनियों का ऑडिटर देखते हैं, एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, काम बड़े लेवल पे कैसे होता है, तो जगह तो फिर बड़ी फर्म्स में ही है सर। उसके लिए फिर ये बहुत ज़रूरी है। तो एक ये फ़ायदा। अगला फ़ायदा, सर ए ग्रुप जो देते हैं ना सर, पहले तो बात ये है कि तकरीबन 8 महीने तो हमने अब गिन ही लिए ना कि होते ही हैं। यार 8 महीने में 4 पेपर ही करते रहोगे। 8 महीने हमने गिने कि होते हैं तकरीबन, अब 8 महीने में अब 4 पेपरों की तैयारी, कितनी क्या तैयारी है कि भाई 4 पेपर ही आपके चलते रहे 8 महीने, ठीक है ना? बेला सा हो जाता है बंदा, लेज़ी भी हो जाता है। थोड़ा वो ना ऐसा डिफेंसिव सा भी हो जाता है कि चल कोई नहीं, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। फिर उसके साथ क्या होता है कि पहले तो उसने एक ग्रुप पे रखा अपने आप को, ठीक? अब एक ग्रुप के पेपर दिए, अब बारी आनी दूसरा ग्रुप देने की। जैसे नवंबर में पेपर होंगे 21 में मान लीजिए, फिर उसके बाद मई 22 में जाके दोगे आप अपना सेकंड ग्रुप। ये नवंबर मिड आ जाएगा पेपर ख़त्म होते होते, फिर इसका रिजल्ट जनवरी में आएगा जाके, या फरवरी में लगा के चलो शुरू शुरू में। अब आप पेपर दे के बैठे हैं, सोची जा रहे हैं पता नहीं पहला ग्रुप होना है क्लियर कि नहीं होना। तो ये जो 2 ढाई महीने होते हैं ना, ये लोग कई बार सेकंड ग्रुप की तैयारी नहीं अच्छी तरह करते उस वक्त भी। फिर रिजल्ट आता है होपिंग की पॉजिटिव, फिर इन्हें लगता है कि चल ये रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया, अब यार सेकंड ग्रुप का मैं इतने कम टाइम में, क्योंकि मैं पहले सीरियस ही नहीं हूँ, पढ़ ही नहीं रहा हूँ, तैयारी कैसे करूँ? टाइम कम रह जाता है इनके पास, ठीक है? तो जो इकट्ठे देने का मजा है वो ये भी है कि एक बार भाई अपनी अच्छी तरह से घिसाई करवाओ, एक तरह से ठीक है, रगड़ाई करवाओ अपनी, मेहनत करो, तो टेंशन खत्म कि दोनों ग्रुप दे दिए, बात खत्म। ऑब्वियस है कि अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए, क्लियर भी होने चाहिए, वो सारी बात तो है ही है, ठीक है? एक ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि आप एक ही बार दब के मेहनत करते हैं, और जब वो आपका टाइम पेपरों के बाद फ्री होता है 2 ढाई महीने का, उसमें आप अपने और स्किल्स डेवलप करते हैं। किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लिया जाता है, आर्टिकलशिप नहीं, वैसे ही अप्रेंटिस की तरह, ट्रेनी की तरह, कि यार काम देख रहे हैं, या और कहीं बंदा देखता है कि जीएसटी में प्रैक्टिकली कैसे है, स्टॉक मार्केट कैसे है, ये सारा आप कर पाते हैं कि आपका टाइम आ जाता है वहाँ पे। नो डाउट पहले एक बहुत बड़ी स्ट्रगल भी आपने देखी है 2 ग्रुप की, उसके बाद ये टाइम आप लेके आ पाए हैं। तो इस तरह, और सर देखिए, हम ये नहीं डाउनग्रेडिंग नहीं करेंगे कि जो बंदा ये ग्रुप दे रहा है यार वो तो बेला है यार, ये है वो है, उसकी बात करते हैं, अभी उसकी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। अभी 2 ग्रुप इकट्ठे वालों पे बने रहो। सर देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो डिसाइडिंग पॉइंट है ना, जब आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दे रहे हैं, डिसाइडिंग पॉइंट ये पेपर यहाँ से और ये 2 पेपर यहाँ से। मतलब फर्स्ट ग्रुप में लॉ, और सेकंड ग्रुप में कौन से सर? सर सेकंड ग्रुप में ऑडिट और ईआईएस। सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ। अकाउंटिंग फर्स्ट ग्रुप में, बहुत ईज़ी सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ईज़ी। अकाउंटिंग का थोड़ा आपको पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है। चैप्टर्स कोई इतने मुश्किल भी नहीं है, लिमिटेड कोर्स है। कहीं से भी पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, अच्छा ही पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी। और एग्ज़म्पशन से ज़्यादा का जो पेपर है, मतलब 60-70 नंबर से ज़्यादा का पेपर डायरेक्ट ही आता है। इसलिए काफ़ी ट्रेंड जो हम देख के चले तो। लॉ की बात भी करेंगे, कॉस्ट और टैक्स की बात भी करेंगे। लॉ सर देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आप पढ़े कहाँ से हैं और कितनी बढ़िया तरीके से आपको लॉ समझाया गया है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कितना करवाया गया है, कितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपने खुद उनके आंसर डेवलप किए, देन कंपेयर किया सजेस्टेड आंसर ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ। अगर बैठ के कहानियां सुनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए गए हैं, पर क्वेश्चन आंसर्स पे काम नहीं हुआ है, तो दिक्कत पेपर वाले दिन आएगी ही आएगी, क्योंकि यूज टू नहीं होंगे तो लिख नहीं पाएंगे, ये दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ें, ये डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है पहले ग्रुप में। अगर ये आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो दिक्कत दिखाएगा। कॉस्टिंग, मार्केट ओपिनियन ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल है, औखा लगता है कई लोगों को, इसमें भी सेम है। ढंग से पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स एडजस्ट डिस्कस होंगे, ऑल्टरनेट्स निकाले जाएंगे, कोर तक जाके समझा जाएगा, बहुत आसान है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, फॉर्मेट फॉर्मेट देखोगे, फॉर्मूले के रट्टे मारोगे, बेटा फिर ये भी अपने असली रंग दिखा सकता है। अदरवाइज जो डिटेल्ड पढ़ा हुआ है, चाहे कहीं से भी पढ़ा, दिक्कत नहीं आएगी। टैक्सेशन, स्पेशल सब्जेक्ट जी।
इंटर में इसके बारे में ना कई बार इसके साथ गलतियां ही कर दी जाती हैं, कुछ गलत सही इंप्रेशन डाल दिया जाता है बंदों के दिमाग में, कहीं से भी शुरू कर दिया, कुछ भी करा दिया। फिर वो बंदे को लगता है यार कि भाई फाइनल में जाके कि जो इंटर में पढ़ा था वो टैक्स ही था, ये कुछ और ही पढ़ा दिया था पहले। ऐसी बातें हो जाती कई बार। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से थॉरली पढ़ना चाहिए, जो वहाँ दिया हो सारा कंटेंट अच्छी तरह करें, उधर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखें, कभी दिक्कत में नहीं आएंगे। डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, जिसे अब हम जीएसटी कहते हैं, दोनों आपके सिलेबस में है। पर फिर भी मैंने जो देखा, अकाउंट्स, कॉस्ट टू टैक्स, ये हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही कहते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही कहते हैं। बंदे कई बार थ्योरी में पीछे रह जाते हैं, लॉ की कोचिंग अच्छी जगह से नहीं करते हैं और खुद अपने पे जिम्मेवारी लेते हैं और फिर खुद पढ़ते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अगर कोचिंग जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। भाई अगर जिम्मेवारी लिए तो पढ़ो ना लॉ को, रोज सेल्फ स्टडी फिर करो। अब सारा ग्रुप जो दिया, लॉ में पेपर रह गया, उसमें आपके 40 नहीं आए, तो बाकियों में आपके पूरे सूरे नंबर हैं, तो कहानी हो गई खत्म, एग्जामिशन भी कोई नहीं निकली। देखने में ये था कि अगर लॉ 40 भी देता तो टोटल बन के 200 तो बन ही रहा था 400 में से, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो बंदा दो ग्रुप इकट्ठे दे रहा है, वो एडवांस और एफएम इको के तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, इसमें तो चलो ट्यूशन ट्यूशन भी रख लेता है, पढ़ भी लेता है, रोज के क्वेश्चन भी कर लेता है। ऑडिट और ये इसकी या तो कोचिंग नहीं लेता, या कि सोचता है यार अभी तो कोचिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, एक आधा सब्जेक्ट थोड़ा सा ग्रिप बन जाए, फिर इसकी कोई पेन ड्राइव मंगवा लूंगा या कोई क्लास लगवा लूंगा जो 60-70 क्लासेस में ही खत्म करा दें, ऑल्टरनेट डे बुला लें, बहुत बढ़िया। पर ये 1-2 महीने में शुरू कर लेना, इससे बाद नहीं। इसके भी बाद हो गया तो भैया फिर ऑडिट और ईआईएस का आपने कर देना कबाड़ा, और फिर आपने एंड में कर जाना पैनिक, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का दिन आएगा, वहाँ आप दो ग्रुप टिक ही नहीं करोगे, एक ग्रुप कर दोगे। कोई यार एडवांस एफएमई कोई आता थोड़ा बहुत, ये ऑडिट और ईआईएस तो पढ़े ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। ऑडिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, अगर पढ़ाने वाला बंदा आपका अच्छा, जिसे नॉलेज हो, बहुत बढ़िया आपका मन लगा देगा इसके अंदर। बट अगेन, मन लगाना, प्रवचन चलाना अलग बात है, क्वेश्चन आंसर करवाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको दिखाना चाहिए, मतलब कि उसे आपको दिखाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया जी, इसके इस तरीके से आंसर लिखते होते हैं, फिर आपसे फॉर्मुलेट कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ईआईएस भी सेम है जी, बड़े बड़े शोर मचा के धमाके करके लेक्चर इधर दिए जाते हैं, क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, आंसर लिखने बैठते हैं क्वेश्चन का, बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं। Q&A फॉर्म में जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, एफएम के साथ जो इक्वल है वो भी, अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जरूर पढ़ी जाएगी चैप्टर सुनने के बाद, तो धोखा नहीं होगा, और लिमिटेड टाइम पीरियड में ही इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप इनमें भी एग्जामिशंस ले सकेंगे, 60-60 नंबर इनमें भी ले आएंगे। समझ पा रहे हैं सारी बातें? हाँ जी सर। तो इसका मतलब जब दो ग्रुप इकट्ठे दिए जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान इन तीनों पे रखना जरूरी है, ताकि आपकी थ्योरी नेग्लेक्ट ना हो जाए। प्रैक्टिकल की ट्यूशन रोज आप लगा के आई जा रहे हैं, थ्योरी को घर आके पढ़ ही नहीं पा रहे, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बच पा रहा, मिसमैनेजमेंट हो रही है पूरी, तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें। ठीक है सर। अब सर थोड़ी सी बात एक ग्रुप वाली ज़िंदगी की भी कर ली जाती है। सर देखो, जब आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं देन आपकी लाइफ बहुत ईजी है। नॉर्मली सिंगल ग्रुप जब बंदा देता है तो उसकी प्रेफर्ड चॉइस ग्रुप वन ही होती है। ठीक है। अब 4 पेपर हैं, टाइम कितना मैं बार बार कहूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते जाएं। अब उसमें 4 पेपर ना हो तो सच में फीलिंग तो थोड़ी बुरी आती है कि यार 4 पेपर की तैयारी नहीं हो पाई, यार शर्म आनी चाहिए। निकल जाता मन से ना, ऐसा बोलना पड़ जाता है यार इतने महीने में 4 पेपर की तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो ये 4 पेपरों की तैयारी तो आपको करनी है, कोचिंग भी आपको चारों ही रख लेनी है। 4 कोचिंग तो दिन की कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 2 देगा वो तो दिन की 8 या 6 मैनेज करेगा, कि 2 महीने का अल्टरनेट डे वाली पसंद करते हैं लोग। ठीक है ना? तो इस तरीके से हो जाता है भाई। तो इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इनको तो मैं यही कहूँगा कि आपकी सारे सब्जेक्ट्स में एग्ज़म्पशन भी आनी चाहिए, 60-60 से ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है? तो कंफर्टेबल ज़िंदगी रहेगी। बस एक बात का ख़्याल रखें, जिस तरह लेज़ीनेस आ जाती है, लीनिएंट हो जाता बंदा, ओह! पढ़ लेंगे यार, कोई नहीं, एक बार ख़त्म कराने दो टीचर को, फिर मैं देखता हूँ इस सब्जेक्ट में इतना रखा क्या है। इस तरह की बातें करने वाले लोग भी आ जाते हैं। ठीक है जी?
तो भाई इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, कोचिंग्स आप बिगिनिंग से ही ज्वाइन करें और सिंसियर रहें, पढ़ें वहाँ पे जो टीचर करा रहा है वो भी ज़रूरी है। रोज़ का रोज़ निपटाएँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और आराम से क्लियर कर लें, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात होने वाली है। ठीक है जी? अब हम बात करते हैं कि भई और सर क्या-क्या ख्याल रखें कि जैसे मेनली हमारा फ़ोकस ज़्यादा ये है कि भई जब स्टडी कर सर देखो जो नेगेटिव बातें हैं, उनसे बचें। वो लोग आ जाएँगे, "ओह यार फलाने ने ना दोनों ग्रुप दिए थे, उसके +2 में इतने ज़्यादा नंबर, फाउंडेशन में रैंक होल्डर, फेल हो गया था बुरी तरह से। हट जा 2 ग्रुप ना दियो, एक ही दे ले।" ओ यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने नहीं पढ़ा होगा यार, ज़रूरी नहीं होता। अब जो फाउंडेशन में रैंक आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटर में आके पक्का ही पढ़ेगा। हवा खराब हो जाती है बंदों की, ऐसी बात नहीं है। इधर-उधर हो जाते हैं, बंदे पढ़ते नहीं हैं। जो नहीं पढ़ेगा वो गया। पुराना रिकॉर्ड मैटर ही नहीं करता आईसीएआई को यार, उसने क्या करना है? तुमने +2 में 98% लिए हो, उसको क्या है? इंटर में जो क्वालीफाइंग मार्क्स हैं वो आप नहीं ला पा रहे तो इंटर में पास थोड़ी ना होंगे, ठीक है? तो एक तो ये जो चीज़ें हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है और पक्का हो ही जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं है। वो कर पाएगा जो मेहनत करेगा, जो शेड्यूल बना के चलेगा। हाँ, बीच में ठीक है यार, अगर आपका इतना टफ शेड्यूल है, मान लो आपकी दिन की 6 क्लासेस चल रही हैं, 7 या 8 क्लासेस चल रही हैं, तो ठीक है, कोई आपने महीने में 1 ब्रेक ले लिया, कोई बात नहीं, उस दिन नहीं पढ़े आप, संडे था, आपने चलो फन कर लिया, कोई मूवी देख ली इनिशियल मंथ्स में, कोई बात नहीं, रिफ्रेश होता बंदा उससे उससे क्या दिक्कत वाली बात है। पर ये नहीं कि पहले एक दिन मूवी देख ली, अगले दिन कोई क्रिकेट का मैच खेल दिया, फिर फ्रेंड का बर्थडे आ गया, उसके साथ चले गए, ये वो, फिर मुश्किल है यार। अगर ये इतना सोशल सर्कल आपका थोड़ा ज़्यादा है, घूमने-फिरने वाले बंदे हैं, तो आपको 2 ग्रुप इकट्ठे सूट नहीं करेंगे। आप टाइम वेस्ट ना करो, आप एक ग्रुप ही दो। और सर एक जो और फ़ायदा होता है 2 ग्रुप इकट्ठे देने का, सेट ऑफ का बेनिफिट। सेट ऑफ कैसे मतलब? जैसे 400 का ये ग्रुप पड़ा है, 400 का ये पड़ा। 40-40 सब में आने ज़रूरी, टोटल 200 होना ज़रूरी, ठीक है? अब अगर मैंने 2 ग्रुप इकट्ठे दिए, 1+2, इसमें मेरे आए 240 और उसमें आए सब में बस 40-40-40 हुए, 160। दोनों का जोड़ मिला के हो गया 400। अब ये 400 डिवाइड बाय 800 होगा, आपके 50% बन गए, दोनों ग्रुप क्लियर माने जाएंगे। यही मान लीजिए आपने पहले एक ग्रुप दिया, सिंगल शॉट, आपने सिंगल ग्रुप दिया सॉरी, और ये अच्छे मार्क्स आए आपके 240 क्लियर। फिर आपने तैयारी थोड़ी अच्छी नहीं की, आप पास सब में थे, सब में ही 40-40 थे, पर दूसरा ग्रुप अकेले दिया गया, इसमें आप फेल कहलाएंगे। अब सेट ऑफ नहीं होगा कि पहले यार 240 किए थे, वो मेरी लीड बनी हुई है, टेस्ट मैच नहीं है, लीड बनी हुई है, समझे कि नहीं? वो 40 रन की लीड नहीं मानी जाएगी बेटा जी। इकट्ठे दे दो तो लीड बन जाती है और वो सेट ऑफ हो जाती है। इसलिए भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। और यहाँ जो हमारी स्ट्रेटेजी है, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, अगर आप 2 ग्रुप इकट्ठे दे रहे हैं, दोबारा सुन लेंगे, 2 ग्रुप इकट्ठे दे रहे हैं, तो पहले में 400 में कम से कम 250 का टारगेट रखें। रोज अपने मन को ये बात याद करवाएं कि मैंने 200 के लिए नहीं खेल रहा, मैं 250 के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि पहले में पॉसिबल है, अकाउंटिंग पड़ी है बढ़िया, कॉस्ट का पेपर फ्लैट आएगा, असाइनमेंट में से कवर्ड आएगा, टैक्सेशन आपने अच्छी पड़ी हुई है, 60 नंबर उसमें भी आप लगा के चलें कि कर सकते हैं, तो 250 करना इसमें बहुत आसान है। लॉ में भी अगर आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लिख लेते हैं, तो नंबर अच्छे खींच लेंगे। इस तरफ एडवांस अकाउंट के नाम के साथ जरूर एडवांस लगा, पर वो एडवांस है नहीं है आसानी। एफएमई को भी चलो ठीक है, अगर अच्छी पड़ी है, डेरिवेशंस वगैरह देखें जिस तरह हम लोग करते हैं। अब वो जो ऑडिट हो रही है ये सब, भाई उसमें कुछ नहीं बता सकते, स्लैशिंग ये वो पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर, पता नहीं है ना यार एग्जैक्टली क्या हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम बेट ही नहीं करते। या तो हम कहते हैं 400 में से यार 180 भी आ जाए, यार 160 ही आ जाए, कोई चक्कर नहीं है, टोटल तो 410 हो जाना जी, 160 भी आ गए, तो डेफिनेटली दिस सेट ऑफ एडवांटेज, ये पक्का आपको ध्यान से रखनी है दिमाग में, समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपके बहुत काम आने वाली है। सेट ऑफ का एडवांटेज 2 ग्रुप अगर इकट्ठे दें तभी मिल पाता, ठीक है? तो ये कुछ यार बेसिक चीज़ें थी, और मैं एंड करते-करते भी ये बात ज़रूर रखूँगा कि भई कोई लोड ना लें, जे आप पैनिक कर जाते हैं, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डर जाते हैं कि लोड लगता है आपको, यार नहीं, मैं तो वो नहीं पढ़ा, इतने दिनों से ये नहीं किया, रहने दो यार, कोई बात नहीं, ज़िंदगी कंफर्टेबल होनी चाहिए। पहले ही ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक और ये मुसीबत ज़रूर खड़ी करनी है, ठीक है ना? एक-एक करके ग्रुप 2 क्लियर करते जाओ, फाइनल में भी एक-एक करके देना। नहीं आती बिग 4 की ट्रेनिंग, ना आए, कोई बात नहीं, बहुत और फर्में हैं यार शहर में।
चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, जो सिंगल ग्रुप वाले कैंडिडेट्स को नेचुरल रखती हैं। और यहाँ मैं एक एडवांटेज भी बताऊंगा, क्योंकि देखो जब हम सोचते हैं ना मेरे को ये चीज नहीं मिली, मेरे साथ बुरा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ वैसे ही लग रहा होता है। ठीक है, बिग फोर का मौका नहीं मिला, ठीक है, बहुत हाई प्रोफाइल काम नहीं सीखा, हाई प्रोफाइल बंदे नहीं मिले आपको देखने को, उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, वो बात कैसे करते हैं, सीखने को नहीं मिला वैसा, चलो कोई बात नहीं। छोटी फर्म में जितना सीखने को मिलता है ना, इतना बड़े में मिलता ही नहीं। कैसे? बिग फोर वाले तो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में डाल देंगे। इंटरनल ऑडिट, 3 साल इंटरनल ऑडिट। टैक्सेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन, साढ़े 3 साल उसी में। फिर उसके बाद जीएसटी, तो 3 साल जीएसटी। अब जो मिड साइज फर्म होगी चंडीगढ़ की, सीए साहब के स्किल्स इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। पब्लिक रिलेशंस, मतलब कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, काम को कैसे हैंडल करना है। फिर आपको वहाँ टैक्स ऑडिट भी देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स का काम भी सारा सीखने को मिलेगा, जीएसटी भी, आरओसी कंप्लायंस भी। मतलब जब आप प्रैक्टिस में उतरना चाहते हैं, शुरू में हर बंदा थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो तो बढ़िया होता है, रेवेन्यू बने रहते हैं, ब्रेक इवन करता रहता है, दिक्कत नहीं आती है। एक पर्टिकुलर फील्ड में हो, या तो फिर वो बिग फोर वाला बंदा पहले 15 साल वहाँ जॉब करके आया, फिर अपनी एक फर्म खोल के बैठ गया जिसका इतना पैसा, चाहे 5 साल चलाने के लिए पैसा पड़ा उसके पास। तो ये छोटी फर्म वाले बंदे को काम बहुत ज्यादा आता होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। हम सब मिड साइज फर्म में से ही हैं, आज की डेट में भी अपना सारा कंप्लायंस खुद कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही मल्टी स्किल्स है, समझ रहे कि नहीं? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक ग्रुप में भी जिंदगी पूरी भरपूर है, कोई नॉन अचीवर वाली फीलिंग नहीं है, मस्त फीलिंग है वो भी। आराम से करो, बढ़िया बढ़िया नंबर ले आओ। क्योंकि जब आपने रोज रोना है, रोज टेंशनें लेनी है, माँ बाप को भी दुखी करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा यार, आपने फंसा दिया, वो फलाना तो पढ़ाता ही नहीं, ये तो लोड ही बहुत ज़्यादा है, उसने तो इतने लेक्चर करा दिए, मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ। ये ऐसी डिप्रेसिंग बातें रोज उनको करनी है, जड़े बेचारे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात की, क्या फायदा यार। वो तो वैसे ही चले थे जैसे तूने कहा था कि दोनों ग्रुप की ट्यूशन लगवा दो, फिर रोज तेरा जेड़ा ये राग अलापता है, तू आके उनको भी डिप्रेस करता है। वो भी कहते हैं चल यार पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो खुश रहना जरूरी है। तो पहले ही देख लेना यार कि मेरे से इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है, मैं नहीं जाना चाहता इसमें। एक एक ग्रुप दूंगा, मस्त जिंदगी जीऊंगा, नंबर भी अच्छे लेके आऊंगा, रिवीजन्स भी बहुत ज्यादा कर लूंगा, टेस्ट भी बहुत ज्यादा दे लूंगा, ये चीज़ है। ठीक है, इसलिए हम उनमें से नहीं है यार जो ऐसी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे भी थे रही हैं, या वैसे भी होते हैं लोकल सेमिनार्स ऐसे, ठीक है, कि दो ही दो, दो ही दो, ऐसा कुछ नहीं होता होता यार, ये आपका अपना डिसीजन है। हाँ, इसमें अब क्या होता है कि कुछ लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं ये भी आजकल बहुत कॉमन है। ये काफी चला दिया लोगों ने, ये बीच का रास्ता वाला सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ये बीच का रास्ता वाला सिस्टम क्या है? सर इसमें क्या करवाया जाता है, बच्चे को कह दिया जाता है कि बेटा आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, पहला ग्रुप तो दे ही दो। बच्चा कहता है हाँ जी सर पहला ग्रुप तो दे ही देता हूँ, साथ में ना सेकंड ग्रुप में से, साथ में जो सेकंड ग्रुप है उसमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दे दो, एडवांस और एफएमई को। बंदा कहता है सर ये मतलब कैसे? नहीं बेटा देखो, ग्रुप तो आपको दोनों ही भरने पड़ेंगे, इधर ये 4 पेपर की तैयारी आप मस्त करेंगे, उधर आप 4 पेपर में से 2 की तैयारी करेंगे, पर इनमें कोशिश करेंगे कि 60+ आ जाए। कितने आ जाए सर? सर 60+। सर उससे फिर क्या होगा? सर उससे ऐसा होता है ना कि भाई 4 आपके पहले ग्रुप के क्लियर, 2 आपने दूसरे ग्रुप के भी क्लियर कर लिए, पर वो ध्यान रखना उसमें 40 से बात नहीं बनेगी, कितने लेने पड़ेंगे? 60। फिर आपको दूसरा ग्रुप देना तो पड़ेगा ही, पर जब वो दूसरा ग्रुप आप देने बैठेंगे, आपकी 2 में एग्जाम्शन चल रही होगी, तो पेपर आपके रह जाएंगे ऑडिट और ईआईएस थ्योरी वाले। वो आप पहले ग्रुप के पेपर देने के बाद पढ़ते रहना, पहला ग्रुप प्लस ये सेकंड ग्रुप। मेरी बात समझ गए ना, कि फर्स्ट ग्रुप हमने पूरा दे दिया 4 के 4 पेपर, साथ में सेकंड ग्रुप भी भर दिया, पर उसमें पेपर 2 ही सीरियसली दिए। अटेंडेंस लगवाने के लिए सब में जाना पड़ेगा, वो बिठाते भी हैं थोड़ी देर, वो बैठना भी पड़ेगा, कई बार पूरा टाइम ही बिठाते हैं। ठीक है, एडवांस का पेपर सीरियसली देना है, लास्ट वाला एफएमई को सीरियसली देना है, बीच वाले 2 दिए ही नहीं, मतलब अटेंडेंस लगवा ली, सीरियसली नहीं दिए, वैसे ही बस नाम नूम लिख के आ गए, कोई कहानी को नहीं लिख दी बस थोड़ी बहुत। अब अटेंडेंस जरूरी है, और इसमें अगर 48 नंबर आए, इसमें अगर 50 नंबर आए, तो किसी काम के नहीं, जीरो हो गया ये। इनमें कितने लाने पड़ेंगे सर? 60, मिनिमम 60। अगर आप उधर 400 में से 200 या उससे ज्यादा ले आए, वो तो आप पास ही हो, और सब में पास होना भी जरूरी। और इधर ये 60 वाले 2 लग गए आपके, तो बेटा आपने 6 पेपर क्लियर कर लिए समझ लो। अब अगली अटेम्प्ट में आपके 2 ही पेपर रह गए, कौन से सर?
सर EIS एंड ऑडिट, थोड़ा पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है, थ्योरेटिकल है, आराम से पढ़ते रहना। ये स्कीम भी बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं। इधर एक वजह ये भी कही गई है कि कहा ये जाता है कि यार फिर ना, अगर पहला ग्रुप 2 खाली, फिर सेकंड ग्रुप की तैयारी के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, और पहला ग्रुप सिर्फ 4 पेपर 8 महीने, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही है। इसलिए बैलेंस कर लो, 4 + 2 6 कर दो पहले, 2 बाद में कर लेंगे। पर कैच कहाँ है, पॉइंट कहाँ है? सर नंबर 60 चाहिए होंगे, नंबर 60 चाहिए होंगे उनमें, नहीं तो रद्दी है वो। ठीक है भाई, वो तो चलो पेपर दे के ही पता चल जाता है। अगर बंदे को दिख जाए एडवांस अकाउंट में 2-3 सवाल तो ऊपर ऊपर से ही गए हैं, और उनकी बेटे 40 से ऊपर थी तो बस वो कहानी खत्म हो रही है फिर। समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो बंदे को पता चल जाता है पेपर देके ही, फिर वो सीधा ही सेकंड ग्रुप की तैयारी फुल फ्लेज ही करेगा। तो बेटा इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। फाइनल डिसीजन, देखिए बेटा, फाइनल डिसीजन हमेशा आपका अपना है। हमने तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। हमने अपनी बार खुद भी इंटर हो या फाइनल हो, दोनों बार दोनों ग्रुप इकट्ठे ही दिए। हमारा जो मेन रीज़न था, जो मैं पर्सनली बोलूँ, दैट इज़ द सेट ऑफ का बेनिफिट, कि एक ही बार में जान सौखी करो बेसिकली। ठीक है, पेपर एक ही बार में ख़त्म करो और सेट ऑफ का बेनिफिट ले लो। हमारी मेन स्ट्रेटजी ये थी कि एक ग्रुप बहुत अच्छे से करेंगे, 60% प्लस उसमें कोशिश करनी ही करनी है कि आए। दूसरा ग्रुप जस्ट अगर पास ही होता है, एवरेज आउट हो जाता है, एवरेज से नंबर ही आते हैं, और जोड़ के तो टोटल बन ही जाएगा। पर ऐसी ज़रूरत बनी नहीं कि सेट ऑफ होके टोटल बन रहा है, टोटल वैसे भी बन ही रहा था। ठीक है, तो जब आदमी मेहनत करता है तो नेचुरल होता रिजल्ट भी उसको मिल जाता है। हाँ, अगर मेन मेन बातें हम ध्यान में रखें, सर देखिए हमने बात की कि 2 ग्रुप देने के फ़ायदे हैं कि आप बिग 4 में ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक चांस बनता है, और बाकी डिपेंड्स, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि बिग 4 में ये नहीं है कि आपका 2 ग्रुप क्लियर है तो पक्का ही आप सिलेक्ट होगे, उसके लिए भी बहुत कॉम्पिटिशन है, बड़े और इश्यूज़ भी हैं। दूसरा, आप रैंक ले सकते हैं, अगर आप एक्सट्रीमली गुड हैं तो आपका रैंक आएगा, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। कहीं भी आप जाएँगे रैंक होल्डर कहलाएँगे, चाहे कितने भी साल बीत जाएँ, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी खुशी है यार, वो तो माँ-बाप की है। मतलब जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अब भगवान ने हमें टाइम दिया है, पैसा दिया माँ-बाप को, रिसोर्सेज़ दिए हैं हमारे पे लगाने के लिए। हमें टाइम दिया 8 महीने के करीब का। अगर उसमें यार हम ये 8 पेपरों की तैयारी कर दें और उनकी झोली में रख दें दोनों ग्रुप क्लियर करके, तो उनके लिए इससे बड़ी मतलब खुशी क्या हो सकती है। मैं आज भी, जब लाइफ में सबके बहुत दिक्कतें आती हैं, मेरी भी आई, टफ टाइम्स में होता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हो गया। और फिर वो कहते हैं ना कि अपना अच्छा टाइम याद करो, कि जब आप बहुत खुश थे, आपके माँ-बाप के साथ थे, आप बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मेरे ये इंटर का रिज़ल्ट और फाइनल का रिज़ल्ट 2 चीज़ें मेरे दिमाग में ज़रूर आती हैं, जब मेरे लाइफ़ के अच्छे टाइम की बात की जाती है। नो डाउट फिर उसके बाद और भी बहुत चीज़ें हुई जो बहुत अच्छी हैं, बट ये काफ़ी बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि भई मेरे लिए वो मोमेंट्स हैं, जब मैंने देखा कि मेरे माँ-बाप कितने खुश हैं यार, कि मैंने आज सच में, इस नालायक बेटे ने कुछ करके दिखाया है। ठीक है? तो इदा रीज़न्स होते हैं, ठीक है? बाकी अब मैं फिर ये कहूँगा कि भाई ये ना सोचो कि एक ग्रुप करोगे तो कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं बेटा, एक ग्रुप से भी वो बहुत खुश होंगे। वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। मैं बार-बार स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ उन बच्चों को कि वो 2 ग्रुप के लिए नहीं जाएँगे, जो इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, जो अब मैं बोलने लगा हूँ, सुन लें ध्यान से। देखिए, जब आप 8 पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ सारे दिन बराबर नहीं जाने आपके। किसी दिन आपसे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा गया, आप लैग कर गए। कई बार पूरा-पूरा एक चैप्टर लैग हो जाता, कि ध्यान ही नहीं दिया, वो सर ने थ्योरी वाला वो चैप्टर खत्म भी करवा दिया। पैनिक हो गया जी, डिप्रेशन हो गया बहुत तगड़ा। यार मैं तो पीछे रह गया, मैं तो गया अब। यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस कोशिश ये करो कि तुम्हारी कोचिंग ठीक टाइम पे खत्म हो जाए। उसके बाद तुम्हारे पास 2-3 महीने होंगे, उसके अंदर उसे रिवाइज़ कर लेना जो रह गया, उसमें क्या है। बैकअप देंगे वो, उसमें लेक्चर को दोबारा सुन लेना। ठीक है? काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यार आजकल। अगर ये बात आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा चली जाती है कि एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन्स जैसे न्यूमेरिक्स में होता है ना, वो आपके थोड़े अच्छे नहीं हुए, और वजह कुछ भी थी कि आप क्लास नहीं अटेंड किए उस वक्त ठीक से, या वैसे फैमिली में कोई इशू हो गया, या कोई और वजह से आप उस 4-5 दिन ठीक से क्लास नहीं किए, उस वजह से वो टॉपिक हो गया ख़राब। अब वो आपके दिमाग में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कि यार वो तो मुझे आता नहीं, वो तो मुझे आता नहीं, अब तो मैं फेल हूँ। यार इस कैटेगरी को 2 ग्रुप के लिए मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो थिंकिंग शुड बी दिस, कि अगर हो गया, चलो बर्बाद हो गया, वो तो कोई बात नहीं, वो छोटा एक टॉपिक है, 5-10 नंबर का आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से। तो मैंने कौन-सा उसे हमेशा के लिए गँवा दिया? मैंने आज नहीं पढ़ा उसे, मेरी गलती है, मेरे कुछ इश्यूज़ थे, पर मैं आगे प्लानिंग कर रहा हूँ, वीकेंड में उसे कवर करूँगा, संडे उसे मैं कर लूँगा।
या मैंने प्लानिंग ये की है कि चलो यार, जब मेरे सिलेबस ये कोचिंग से खत्म हो रहे हैं, जिस तरह शेड्यूल चल रहा है, मेरे पास 3 महीने आ रहे हैं, 2.5 महीने आ रहे हैं, मैं सबसे पहले अपनी पेंडिंग की लिस्ट बना के बैठा हूँ और वो मैं 6-7 दिन में सारे खत्म कर देने। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि डरते नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करते बार बार छोटी छोटी बात के, तो 2 ग्रुप में आप सक्सेसफुल पक्का होंगे। क्योंकि जो ये डर है ना और ये डिप्रेसिंग फीलिंग्स हैं, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती हैं। पॉजिटिव होने ही नहीं देती पहली बात तो, कन्वर्ट तो क्या करना है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे छोटी-छोटी बातें भी हर्ट करती हैं और एक-एक चीज़ को आप सिस्टमैटिक रखना चाहते हैं, कहीं पीछे नहीं होना चाहते, फिर आप एक ही ग्रुप करें और ख़्याल रखें, कई बार एक ग्रुप करते वक़्त भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सर्कमस्टेंस ही कई बार ऐसे हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता लाइफ़ का। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, टाइम है, शेड्यूल है, उसके अंदर हम उसे कवर करेंगे। हाँ, पर अगर आप इसमें बहुत ही लीनिएंट हो जाते हैं, ओह! चलो कोई नहीं, ये भी लास्ट में हो जाएगा, ये भी लास्ट में हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा मैं बता देता हूँ। तुम 2 ग्रुप के बजाय 1 पे आ जाओगे, समझे कि नहीं? ये होगा फिर लास्ट में, ऐसा भी नहीं। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, ठीक है? थोड़ा बैलेंस्ड रखना है। ये बस सर छोटी-छोटी बातें हैं यार, और कुछ नहीं है। अपना जो पर्सनल है आपका डिसीज़न वो रखें। हमने आपको बता दिया कि लाइफ़ नो डाउट 2 ग्रुप इकट्ठे प्रिपेयर करते वक़्त एज़ कंपेयर टू सिंगल ग्रुप काफ़ी टफ है, डिफरेंट है, चैलेंजिंग है, बट मज़ा भी है। चैलेंज को ओवरकम करने में ही तो मज़ा है। अब एक ग्रुप में डर ये है कि लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा ना आ जाए, लीनियंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए लोग 6 पेपर वाली स्कीम भी बहुत करते हैं, पर उसमें मैंने आपको बताया कि एग्ज़म्पशन्स लेनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो जो भी आपका डिसीज़न है, वो पर्सनल है। आप अपना आराम से वीडियो को देखा, सुना आपने, तो ਇਹਦੇ बाद अपना एनालाइज़ करके, सलाह करके मेरे से कोई अगर सलाह-मशवरा चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं मेरे को। अगर मैं कॉल ना पिक करूँ तो व्हाट्सएप पहले कर दो, उसमें लिख दो कि वी नीड टू टॉक रिगार्डिंग दिस, ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप्स, तो मैं डेफ़िनेटली आपको टाइम दूँगा, शेड्यूल में से निकाल के, जैसे मर्ज़ी हो, और आप पक्का मेरे साथ बात होएगी और हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ओके जी, ऑल द बेस्ट और अपना डिसीज़न खुद सोच समझ के लें। ओके जी।